हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज़। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा कि कैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, तो ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया। आगे चल के फिर इन्होंने फिर से आंदोलन को जारी रखा। साथ के साथ हमने इसमें ये भी देखा कि डिफरेंट ग्रुप की क्या क्या एस्पिरेशन थी, कैसे अलग अलग लोग जो है अपने आप को स्वराज से कनेक्ट कर पा रहे थे, चाहते क्या थे कॉलोनियल सरकार से, तो वो सब हमने देख लिया था। आज ये आपका लास्ट पार्ट है, नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 4 है ये, इसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लास्ट हमने सम अप करना है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और साथ उसके बाद हम करेंगे कलेक्टिव आइडेंटिटी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगेन वेलकम टू माइंड विंडोज। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सो इसमें हम ये देखेंगे कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की कुछ लिमिट्स थी, यानी कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जो आंदोलन में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। वो कौन से लोग थे, क्या लिमिटेशंस रही हैं, तो वन बाय वन करके हम करेंगे। सो फर्स्ट है कि सारे सोशल ग्रुप जो है इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रह जाते हैं, और उन्हीं बचे हुए लोगों में से थे एक ग्रुप अनटचेबल्स, जिनको अछूत समझा जाता था उस टाइम पे। 1930 के अराउंड ये अपने आप को जो है दलित कहना शुरू कर देते हैं या ऑप्रेस कहना शुरू कर देते हैं। सो वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल्स। पहला ऐसा ग्रुप है जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में इतना ज़्यादा खास तौर पे दिखाई नहीं देता है। दीज आर द अनटचेबल्स who from around the 1930 begin to call themselves दलित और ऑप्रेस, जिन्होंने अपने आप को दलित और पिछड़ा हुआ, पिछड़े लोग, ऑप्रेस कहना शुरू कर दिया था। तो दलित्स और अनटचेबल्स सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में दिखाई नहीं देते हैं, तो ये सारे लोगों को एक छात के नीचे नहीं ले पाता है। अनटचेबल्स अभी भी पीछे थे। काफ़ी टाइम तक कांग्रेस ने दलित को इग्नोर किया था, क्योंकि वो जो मेन पंडित सनातनी होते हैं, कंजर्वेटिव हाई क्लास के जो हिंदू थे, उनको ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, उनको नहीं नाराज करना चाहती थी। तो कांग्रेस अभी भी आप कह सकते हो कि जो हाई क्लास है, अपर कास्ट वाले लोग हैं, उन्हीं की पार्टी बन के काम कर रही थी। लोअर कास्ट जो है ये दलित जो हैं इसके साथ नहीं आते हैं, क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू थे, तो वो इनको नहीं कर पाई, और हिंदू भी हाई कास्ट वाले हो जाएंगे, तो इन पंडितों को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो कांग्रेस ने इनको अपने में लेना सही नहीं समझा उस टाइम पे। लेकिन महात्मा गांधी ने ये क्लियर कर दिया कि स्वराज जो है तब तक नहीं आएगा जब तक अनटचेबिलिटी को, छुआछूत सिस्टम को ख़त्म नहीं कराया जाएगा। अब गांधी जी कोशिश करते हैं कि कैसे हम अनटचेबल्स को मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, और धीरे धीरे करके ये उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। गांधी जी ने इनको अपने साथ जोड़ने के लिए इनको एक नया नाम दिया, जिसको हम कहते हैं हरिजन। हरि का मतलब भगवान होता है, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। हरिजन, हरि के जन, यानी कि ये भी भगवान का ही रूप है। तो महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को हरिजन कहना शुरू कर दिया। हरिजन का मतलब हो जाएगा भगवान के बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वो इनके लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि इन लोगों को मंदिरों में एंट्री मिल जाए, जो पहले नहीं होती थी। इनको जो है पब्लिक के वेल्स होते हैं, पब्लिक जो कुआं होता है उससे पानी भरने को इनको एक्सेस मिल जाए। टैंक वगैरह होते हैं, वहाँ इन लोगों को एक्सेस मिल जाए। रोड के ऊपर ये चल पाए जहाँ पे हाई क्लास लोग चलते हैं, और स्कूल में इनको एक्सेस मिल जाए। तो गांधी जी खुद इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, सत्याग्रह करते हैं कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, चाहे वो मंदिर है, स्कूल है, रोड है, पब्लिक वेल है, टैंक है, वहाँ पे हरिजन्स को एक्सेस दे दिया जाए, जाने की परमिशन दे दी जाए। इसके अलावा गांधी जी खुद भंगे वाला काम करते। भंगे वाला काम यानी कि टॉयलेट साफ करने वाला काम पहले अनटचेबल्स करते थे, लेकिन गांधी जी इस सोच को तोड़ने के लिए खुद टॉयलेट साफ करते हैं ताकि इनके काम की भी कदर हो पाए। तो ही हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी द स्वीपर्स। उनके काम को सम्मान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद इस रूल को ब्रेक करना चाहे। वो खुद जो है भंगे वाला काम करते हैं, स्वीपर वाला काम करते हैं। उन्होंने अपर क्लास को बोला कि आप अपने
हार्ट को चेंज करो, आप अपने मन को चेंज करो, और जो अनटचेबिलिटी वाला जो सिन है, जो एक गलत चीज है, उसको आप गिव अप कर दो। सो ही पर्सुएडेड द अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत सिस्टम अच्छी बात नहीं है, तो ये अपर क्लास से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इसको चेंज करो, इसको ठीक करो। अनटचेबिलिटी जो है एक बहुत बुरी चीज है, लेकिन बहुत से दलित लीडर्स जो हैं वो इस तरीके से इसको नहीं देखना चाह रहे थे। वो इस अनटचेबिलिटी का, इस पूरे बैकवर्डनेस का एक अलग तरीके से सोचते थे, यानी कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे। अपनी जो भी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स है उनको पॉलिटिकल सॉल्यूशन के माध्यम से ठीक करना चाह रहे थे। वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो चाह रहे थे कि इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट प्रोवाइड कर दी जाएं, क्योंकि सिर्फ समाज में उनको मतलब आप कहोगे कि शामिल करने से, मेन स्ट्रीम में लाने से कुछ नहीं होगा। वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाह रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे, दे आर डिमांडेड फॉर द रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि कुछ सीटें आज के टाइम पे भी हम देख पाते हैं कि कुछ सीटें ऐसी होते हैं जो रिजर्व क्लास के लिए जो है, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए रिजर्व रहती हैं। तो ये ऐसा सॉल्यूशन चाहते थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ सीट बैकवर्ड क्लास के लिए, दलित के लिए रिजर्व रहें। इसके अलावा वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, सेपरेट एरिया चाहते थे जहाँ पे दलित मेंबर जो हैं उनको वो ही इलेक्शन में खड़े हो पाएं। तो ए सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दलित मेंबर्स के लिए अलग से एरिया चाहते थे, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। दलित लीडर्स का मानना था कि यदि हम पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो सोशल जो डिसेबिलिटीज हैं, सोशल बैकवर्डनेस है, वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो ये उस चीज़ को हमेशा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर कर रहे हैं। दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसी वजह से किया तो बहुत कम किया था, क्योंकि अभी भी ये समाज में अलग अलग से हैं, अलग थलग से पड़े हुए हैं। सो द दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। काफ़ी लिमिटेड था इनका। लेकिन यदि हम ये देखें, महाराष्ट्र और नागपुर में इनके ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। महाराष्ट्र से ही हम देख पा रहे कि BR अम्बेडकर आते, तो वहाँ पे इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे जो काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रहे थे। बट इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन्स देयर ऑर्गेनाइजेशंस वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे इन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भी बनाई है। BR अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930। BR अम्बेडकर ने क्या किया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई 1930 में। इन सारे लोगों को इकट्ठा करके इनकी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाया है, और BR अम्बेडकर के ही प्रयासों से आज हम देख पा रहे हैं कि इनको रिजर्वेशन दिया जाता है और वो कंटिन्यू किया जा रहा है हर 10 साल के बाद। तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बना लेते हैं महाराष्ट्र में 1930 में, और अब इस एसोसिएशन के माध्यम से ये जो इनकी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने देखा था, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। जब महात्मा गांधी जो है लॉर्ड इरविन के साथ होते हैं, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स इनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करना चाहती थी दलित्स को। उनको ये था कि इनको हम सेपरेट एरिया प्रोवाइड करेंगे जहाँ से दलित कैंडिडेट ही वोट डाल सकते हो और उन्हीं का कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो इसके ऊपर महात्मा गांधी की और लॉर्ड इरविन की आपस में बिगड़ जाती है, और महात्मा गांधी वहां से नाराज होके वापस आ जाते हैं। वापस यहाँ आके आंदोलन को दोबारा से रिस्टार्ट कर देते हैं। तो ही क्लैश्ड विद द महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बहस हो जाती है, क्योंकि BR अम्बेडकर चाहते थे कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करे जाएं, जबकि महात्मा गांधी का ये मानना था कि इससे हमारी सोसाइटी जो है और भी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाएगी। When the British government considered Ambedkar demand, Gandhiji began a fast unto death। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर जी की डिमांड को मान लिया, तो गांधी जी वापस आके जो है आमरण अनशन के ऊपर फास्ट अनटू डेथ तक जो है वो बैठ जाते हैं। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा
परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने की वजह से दलित्स को, क्योंकि पहले हम देख पा रहे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे मुस्लिम्स को, अब सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जा रहे दलित को, तो सोसाइटी में इनका प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, ये अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानेंगे और ये अपने आप को अलग ही रखेंगे। तो उनका ऐसा मानना है, ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। ये अपने आप को हमारे अंदर भी देख ही नहीं पाएंगे, मेन स्ट्रीम में कभी रख ही नहीं पाएंगे। लेकिन फाइनली जो है अंबेडकर गांधी जी की पोजीशन को उनको समझ पाता है, और अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसमें वो अपना सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ देते हैं, जिसको पूना पैक्ट बोला जाता है। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में साइन होता है बिटवीन द गांधी एंड द अंबेडकर, जिसमें जो ये वाली सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात थी इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये उसी के अंदर अपने आप को रिजर्व सीट ले लेते हैं। इट गेव द डिप्रेस क्लास, बाद में इनको शेड्यूल क्लास पे बोला गया, रिजर्व सीट इन द प्रोविंशियल एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांग रहे, सेपरेट एरिया नहीं मांग रहे, लेकिन इनको असेंबली में प्रोविंशियल लेवल पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन दे दिया गया। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन इनका जो वोटिंग सिस्टम होगा वो सारे के जो जनरल कैंडिडेट है वो भी इनको वोट डालेंगे, लेकिन इलेक्शन में खड़ा होने वाला जो कैंडिडेट होगा वो आपका सीट रोटेट होती रहेगी। जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो शेड्यूल कास्ट का होगा, लेकिन जब वोट डालेंगे तो सिर्फ शेड्यूल वोट नहीं डालेंगे, बाकी जो अपर क्लास वाले लोग भी उस एरिया में रह रहे वो भी वोट डाल सकते हैं। यानी कि इसको वोटेड किया जाएगा जनरल इलेक्टोरेट के माध्यम से। तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है, जिसमें वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को त्याग देते हैं और वहीं पे अपना अलग से रिजर्व सीट ले लेते हैं। रिजर्व सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए ही रिजर्व रहेगी, लेकिन वोटिंग जो होगी वो जनरल जो इलेक्टोरेट है वो भी इनको वोट दे सकते, उस एरिया में जितने भी लोग होंगे वो सारे उसको वोट दे सकते हैं। So the Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress-led national movement। तो इस टाइप से हमने देखा था कि दलित्स सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में उतना स्ट्रांगली नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि इसके क्या ड्रॉबैक्स थे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में। पहला दलित हमने देखा है, सेकंड हो जाएगा मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम का पहले तो दोनों ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही ब्रिटिशर्स ने डू एंड डिवाइड पॉलिसी को अपनाया है, उनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिए, तो वहां से इनके बीच का जो आप कह सकते हो कि गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दूसरा ऐसा एक ग्रुप था, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी, जो अपने आप को उन्होंने अलग ही रखा है। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। कई ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने आप को जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का हिस्सा नहीं मानती थी, अलग मानती थी। जैसे ही उनकी आप कह सकते हो कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट अलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। जैसे हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चोरा चोरी में हिंसा के बाद वापस ले लिया था, और खिलाफत मूवमेंट भी उसी के साथ खत्म हो जाता है। इनका खलीफा है वो पद से ही हटा दिया जाता है। तो इसको वापस लेने के बाद एक बहुत सा ग्रुप ऐसा था मुस्लिम्स का जो अपने आप को कांग्रेस से अलग थलग समझने लग गया था, अब अपने आप को कांग्रेस से जोड़ के नहीं देख सकता था। So from the mid 1920 Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। 1920 के मिड में कांग्रेस में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हिंदू महासभा होगी इनका थोड़ा ज़्यादा दबदबा था। तो जहाँ पे भी हिंदुओं का डोमिनेशन होएगा, कांग्रेस ने अपने आप को मुस्लिम लीग ने अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लिया। तो इसके बाद हिंदू और मुस्लिम्स के बीच के जो भी रिलेशंस थे वो खराब पे खराब होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्स होते जाते हैं। हर एक कम्युनिटी अपने रिलीजियस प्रोसेशंस, अपने जुलूस निकालती थी, जैसे गणेश चतुर्थी का है, साथ में मिलिटेंट फर्वर होता था, साथ में सेना होती थी। क्योंकि आज के टाइम पे भी हम देखेंगे कि कभी भी कुछ ऐसा निकल रहा है यात्रा, तो एक दूसरे के ऊपर पत्थर मार देना, अटैक कर देना, ये उस टाइम पे भी आम बात थी, आज भी ऐसा ही रहता है। तो कभी भी ऐसा रिलीजियस जुलूस निकाला जाता था वो आर्मी के साथ निकाला जाता था, हथियारों के साथ निकाला जाता था, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर दंगे होने के चांसेस, क्लैश होने के चांसेस ज़्यादा रहते
थे। इट प्रोवोक हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश एंड राइट्स इन वेरियस सिटी। कई जगह ऐसे थे कि हिंदू मुस्लिम दंगे उस टाइम पे भी देखे जाते थे, और कभी भी कोई भी दंगा होता था दोनों कम्युनिटी के बीच में गैप जो है और ज़्यादा बढ़ जाता था, कम होने की बजाय गैप उनमें बढ़ता रहता था। सो द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी फोर्ज्ड। दोनों ने, हिंदू मुस्लिम लीग ने एफर्ट्स किया कि आपस में री नेगोशिएट कर लेते, आपस में आने की कोशिश करते हैं। 1927 में ये दिखाई भी दिया जब मोतीलाल नेहरू ने फॉर्मल तरीके से डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो तब ऐसा लगा भी कि शायद एक यूनिटी बन सकती है, लेकिन उस टाइम पे भी ये पॉसिबल नहीं हो पाई। ये आइडिया धीरे धीरे चला जाता है। इम्पोर्टेंट जो मेन डिफरेंस था कि क्यों दोनों कम्युनिटी अपने आप को अलग समझ रही हैं, वो था रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन के ऊपर कि आने वाले टाइम में जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो हम पार्लियामेंट में कहाँ पे रहेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ रहेगा। मुस्लिम लीग हमेशा ये डिमांड करती थी कि उनको सेपरेट एरिया दे दिए जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट उनको दे दिया जाए, उनका भी उसमें जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन हो। तो इसी के ऊपर लेके झगड़ा होता रहता था। वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते थे और यहाँ से हर बार मना किया जाता था। इंपॉर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली दैट वर टू बी इलेक्टेड। आने वाले टाइम में जो असेंबली थी उसमें जब इलेक्शन होगा तो किस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड चाहते थे और उसको वो गिव अप कर देते यदि इफ मुस्लिम लीग वर अश्योर रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली। उन्होंने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक बार साइड में रखें तो भी हमें क्या चाहिए, हमें जो है सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट चाहिए, ऐसी सीट चाहिए जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही रिजर्व हों। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस, और ऐसे प्रोविंस जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम डोमिनेंस है, जैसे पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, उस टाइम पे यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शन में चाहते हैं, यानी कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये इलाके मुस्लिम पॉपुलेशन के हैं। तो जो इलाके मुस्लिम पॉपुलेटेड है वहाँ पे वो अपना प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, मुस्लिम्स की सीट वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। नेगोशिएशंस जो होती हैं वो इस क्वेश्चन के ऊपर लगातार चलती रहती हैं। 1928 में जब ऑल पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पे आपस में नेगोशिएशन की कोशिश करी जाती है, लेकिन ये नेगोशिएशन हो नहीं पाता है कुछ लीडर्स की वजह से। जैसे जो हिंदू महासभा के मेन जो लीडर थे M.R. जायकर, वो इसको अपोज करते, स्ट्रांगली अपोज करते हैं, जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड है उसको मना कर देते हैं। इसलिए जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो दोनों ग्रुप के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट था, दोनों एक दूसरे के ऊपर सस्पिशियस थे, डाउट करते थे, अपने आप को कांग्रेस से अलाइनेटेड फील करते थे। इसलिए बहुत से लोग जो है, जब यूनाइटेड स्ट्रगल की बात करी गई थी कि सबको यूनाइट होना है, तब भी ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, गांधी जी के कहने पे भी ये वापस नहीं आते हैं। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज ए माइनॉरिटी विद इन इंडिया। They feared that the culture and the identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority। इनको ये मानना था कि हम जो है इंडिया में माइनॉरिटी में हैं, हम जो मुस्लिम्स हैं उनका पोर्शन कम है, पॉपुलेशन कम है, तो हम माइनॉरिटी क्लास में हो जाएंगे, और यदि हिंदुओं का बहुत ज़्यादा दबदबा होगा, हिंदू कल्चर का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होगा, तो माइनॉरिटी की जो आइडेंटिटी है, माइनॉरिटी का जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं सबमर्ज हो जाएगा हिंदुओं के साथ, हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं कंसील हो जाएगी। तो ये अपने आप को माइनॉरिटी क्लास में रखते थे कि हम कम हैं, हिंदू हमें दबा लेंगे। हर बार इनके बीच में ये आप कह सकते हो कि डाउट करते थे अपने आप पे कि हम माइनॉरिटी क्लास में हैं, जो मेजोरिटी है वो हमें दबा लेगी, हिंदू मेजोरिटी के अंदर हम दब के रह जाएंगे, उनके डोमिनेशन में हमारा कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप की इनकी डिमांड रहती हैं। तो एक फ़ोटो दिखा रखी है जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ है, सेवाग्राम आश्रम वारदा में, 1935 का वैसे ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपका हो गया है
कि उसकी क्या क्या लिमिट्स थी। अब इसका लास्ट टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यानी कि और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी। हमने देखा है कि सत्याग्रह हो गया, रैलियाँ होगी जिसमें गांधी जी पूरे देश को आह्वान करते अपने साथ आने के लिए। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनसे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को जनरेट किया गया है, कलेक्टिव आइडेंटिटी को साथ में लाया गया है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। सो नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म तब स्प्रेड होना शुरू हो जाता है जब सारे के सारे लोग ये समझने लग जाते हैं कि हम एक ही देश से बिलोंग करते हैं, हम सब इंडियंस हैं, हम सब भारतीय हैं, ये जो टेरिटरी है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये हमसे बिलोंग करती है, हम इंडियंस हैं, हम भारत माता हमारी माँ है। तो जब एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जनरेट होना शुरू हो जाती है तब जाके हम ये कहेंगे कि नेशनलिज्म स्टार्ट होता है, स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। वो अपनी यूनिटी को अपने देश के साथ समझ के रखते हैं। दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड देम ऑल। आज के टाइम पे चाहे हम हरियाणवी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम अपने आप को इंडियन पहले रखते हैं, बाद में अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी आएगी। तो नेशनलिज्म तब होगा जब हमारे अंदर कुछ ऐसा जो दिखाई भी नहीं देगा लेकिन एक यूनिटी होगी जो सबको बांध के रखेगी। जो एक हम भारतीय बोलते हैं, अपने आप को इंडियन कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा कंसेप्ट है जो सबको बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, एक इनविजिबल चीज़ है। तो वहाँ से नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है। लेकिन बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड ऑफ पीपल। लेकिन लोगों के दिमाग में नेशन जो है वो रियलिटी में कब आएगा। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। कैसे अलग अलग लोगों के बीच में इतनी डाइवर्सिटी है, कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को और ज़्यादा जनरेट किया जाएगा। This sense of collective belonging came पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। तो हम कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रगल के माध्यम से है, ठीक है, नेशनल मूवमेंट है, सत्याग्रह है, आमरण अनशन है, ये सारी चीज़ें जो है यूनिटी को ला रहे हैं, उस स्ट्रगल में जो है बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को जनरेट कर रहे थे। इसलिए हमने देखा कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसमें महिलाएं, बच्चे, लैंडलॉर्ड, पीजेंट सब निकल के आते हैं, अपने आप को उस भारत माता के अंदर रखते हैं। लेकिन सिर्फ हम ये बोले कि फ्रीडम मूवमेंट की वजह से ऐसा आया, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ फ्रीडम मूवमेंट के साथ साथ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बांध के रखती हैं, इस फीलिंग को जनरेट करने में हमारी हेल्प करती हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती है जैसे हिस्ट्री एंड फिक्शन, लोगों को हिस्ट्री दिखाई जाए, लोगों को हमारे कल्चर के बारे में, पास्ट के बारे में बताया जाए, तो वो उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे तो अपने आप को यहाँ पे रख पाएंगे। नेक्स्ट होता है कि कुछ कहानियाँ होती है, फोकलोर्स होते हैं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिनसे लोग रिलेट करते हैं। बहुत से ऐसे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं जिनको सुन के ही आंखें भर आती हैं। तो यदि हम उनसे अपने वो लोगों को दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो अपने आप को यहाँ से फील कर पाएंगे कि हाँ कुछ ऐसा है। सेम ऐसे कुछ पॉपुलर प्रिंट होते, कुछ सिंबल्स होते, जैसे चरखा है। उस टाइम पे चरखा कातना नेशनलिज्म का सिंबल बन चुका था। चरखा यानी कि खादी, खादी यानी कि इंडियंस, यानी कि वेस्टर्न कल्चर का हमें बॉयकॉट करना है, चरखा कातना है, खादी पहनना है। तो कुछ ऐसे सिंबल्स होते, कुछ ऐसे प्रिंट होते जो हमारे यहाँ के ओरिजिनल होते हैं। लोग जब वो पहनते हैं, जब वो देखते हैं, तो उनको अपना ओरिजिनल कल्चर फील होता है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो अभी भी हम कभी भी चरखा देखेंगे तो गांधी जी की याद आएगी, गांधी जी की याद आएगी तो फ्रीडम मूवमेंट से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। ये जो हिस्ट्री है, फिक्शन है, फोकलोर सॉन्ग्स, प्रिंट या सिंबल्स है, ये सारे के सारे नेशनलिज्म में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक की एक फ़ोटो दिखा रखी है जिसमें उनके चारों तरफ आप देखोगे कि तिलक चारों तरफ से यूनिटी के सिंबल से सराउंडेड है। इसमें आपको टेम्पल भी दिखेगा, चर्च भी दिखेगा, मस्जिद भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरे उसको यूनाइट करने की कोशिश करी जा रही है। तो इससे उस बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को बढ़ाया जाता है। जैसे हमने यूरोप में देखा था कि पूरे देश को किसी एक फिगर से, फीमेल फिगर से रिलेट किया जाता है ताकि जब भी लोग उसको देखें तो अपने देश को उसके साथ जोड़ के रख पाएं।
ये जो फिगर्स होते हैं, इमेज होते हैं, ये लोगों को अपने नेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। 20th सेंचुरी में with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। तो ऐसे ही इंडिया में भी जैसे हम कहते हैं अपना मदरलैंड भारत माँ, तो भारत माता की इस टाइप की फ़ोटो जो है वो बनाई गई थी, फिगर बनाया गया था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इससे जो है रिलेट कर पाए, कोरिलेट कर पाए। सबसे पहले भारत माता की जो पिक्चर बनाई गई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने एक ये भी लिखा है, अपना हाइम भी लिखी हुई है, वंदे मातरम, जो गाते भी हैं आज के टाइम पे भी हम। 1870 में उन्होंने वंदे मातरम लिखा था अपनी भारत माँ के लिए। बाद में इसको जो है आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का ही एक नोवेल है, इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। तो जब हमने देखा था कि बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में, तो वहाँ पे ये गीत गाया जाता है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट का आप कह सकते हो कि बहुत पॉपुलर सॉन्ग था, भारत माँ के लिए गाया जाना, दोनों उनको जो है यूनाइट करना चाहते थे। इस टाइप के सॉन्ग्स कह सकते हो, इस टाइप की फिगर्स कह सकते हो, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोरिलेट करने की कोशिश करी है। इसके बाद अमिंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की जो है फेमस पिक्चर जो है पोर्ट्रेट करी थी, जिसमें भारत माँ को एस्केटिक फिगर, सन्यासी के तौर पे दिखाया गया था, जो बहुत ज़्यादा शांत है, काम है, कंपोज है, साथ के साथ डिवाइन है। तो देख पाओगे कि जितने भी फीमेल फिगर होती हैं जिससे हम अपने देश को रिलेट कर पाते, काम, कंपोज और डिवाइन ही होती है, काफ़ी शांत होती है, स्पिरिचुअलिज्म को उसमें दिखाया जा रहा होता है। आने वाले टाइम में भारत माता की जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उन्होंने अलग अलग टाइप का फॉर्म ले लिया। बाद में आप देखोगे तो ऐसे भारत माता, हाथ में त्रिशूल है, साथ में आप देखोगे कि हाथी और लोइन पावर के तौर पे भी दिखाया जाता है। तो ये जो फिगर्स थी, इमेजेस थी, ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाथ में आप फ्लैग देख पाओगे ताकि लोग इसको जो है वो कोरिलेट कर पाए, अपने आप को देश से कोरिलेट कर पाए। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज द एविडेंस ऑफ वंश नेशनलिज्म। भारत माँ के प्रति डिवोशन, अपनी सच्ची श्रद्धा को नेशनलिज्म के सिंबल के तौर पे देखा जाता था उस टाइम पे। तो ये फिगर है भारत माता की, जो अबिंद्रनाथ टैगोर ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे करी थी 1905 में। इस पे आप देखोगे कि यहाँ पे लर्निंग, फूड और क्लोथिंग के माध्यम से भारत माँ को दिखाया गया है, एस्केटिक क्वालिटी को दिखाया गया है। माला है उनके हाथ में, माला साधु सन्यासी रखते हैं, तो इस टाइप से है। Abhindranath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop style of painting that could be seen as truly Indian. अबिंद्रनाथ टैगोर ट्रूली इंडियन, ये आप देख सकते हो कि भगवा कलर के कपड़े पहनना, हाथ में माला है, ज्ञान की देवी के तौर पे दिखाया गया। तो अबिंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी इमेजेस हम देख पाएंगे उसमें हमें एक ट्रूली इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न है, इंडिया को कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इंडिया के फोकलोर को आप कह सकते हो कि रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे अपने आप को रिलेट कर पाएँ। सो इन द लेट 19th सेंचुरी इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय द बार्ड्स। जो भी कवि वगैरह बताते थे, जो भी फोक टेल्स होती थी, उनको रिकॉर्ड करके लिखा जाता है। ये गांव टू गांव जाते थे, लोगों को सॉन्ग्स और लीजेंड्स, पुरानी कहानियां सुनाते थे, ताकि लोग अपने देश से अपने आप को जो है कोरिलेट कर पाए। दीज टेल्स दे बिलीव गिव ए ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज बाय द आउटसाइड फोर्सेस। ये जो फोकलोर्स होते थे, फोक टेल्स होती थी, इसमें एक ट्रेडिशनल कल्चर की ट्रू आप कह सकते हो कि इमेज, एक सच्ची इमेज बताने की कोशिश करी जा रही थी, जो बाहर के फॉरेन पावर्स ने आके इंडिया की इमेज को, इंडिया की कल्चर की इमेज को काफ़ी धुंधला कर दिया गया था। तो सच्चाई क्या है, वो ये गाँव-गाँव जाते हैं, विजिट करते हैं और अपने पास्ट को डिस्कवर करके उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ लोगों को भी आह्वान करते हैं कि हमारा पास्ट, हमारा कल्चर बहुत अच्छा रहा है, बहुत यूनिक रहा है, हमें इसमें फेथ रखना चाहिए। ये तो अब फॉरेन पावर के आने की वजह से ये चीज़ें खराब हो चुकी हैं, अदरवाइज कल्चर बहुत अच्छा था। हमें अपने कल्चर को रिस्टोर करना है, उसमें प्राइड फील करना है।
बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ। वो खुद जो है बैलेड्स लिखते हैं, नर्सरी राइम्स लिखते हैं, मिथ और लेजेंड्स लिखते हैं, ताकि लोग उन किताबों को पढ़े। लोगों की जो कल्चर हमारा खराब हुआ है ब्रिटिशर्स के आने की वजह से, जो एक सोच में चेंज आया है, उसको ठीक किया जा सके, उसको रिस्टोर किया जा सके। तो ज़्यादातर यही है। ये फोक रिवाइवल के एक मोमेंट को भी लड़ करते हैं ताकि हम अपने कल्चर को वापस से अडोप्ट कर पाए। मद्रास में हम देखेंगे तो नटेशा शास्त्री पब्लिश ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिक फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से नटेशा शास्त्री ने एक बुक पब्लिश करी 4 वॉल्यूम की। उसमें भी इसी के ऊपर फोकस किया गया कैसे हम कल्चर को रिवाइव कर सकते हैं। उनका ऐसा मानना था कि जो लिटरेचर होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। लोग यदि उसको पढ़ेंगे, अपने आप को उस करेक्टर में रखेंगे, यदि कोरिलेट करेंगे, तो नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सो उन्होंने कहा कि द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द लिटरेचर। नेक्स्ट, and the national movement, as the national movement developed, nationalist leader became more and more aware of such icons। जैसे जैसे नेशनलिज्म आगे बढ़ता जाता है, लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, आइकन्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में, और एक नेशनलिज्म की फीलिंग को इंस्पायर करते हैं, यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो जितना कंट्रीब्यूशन दे सकता था, बुक लिखना, पेंटिंग लिखना, फिगर बनाना, हर कोई अपने तरीके से डिवोट करने की कोशिश करता है। जैसे हमने चरखा देखा, सेम ऐसे हमारा एक ये होता है कि तिरंगा, जैसे आज के टाइम पे हम तिरंगा देखेंगे कहीं पे भी उसको फ्लैग होस्टिंग करी जा रही, तो हमारे अंदर एक अजीब एक जोश दिखाई देगा अपने देश के लिए, एक उस टाइप का। तो ये पुराने टाइम से हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे जब बंगाल का पार्टीशन हुआ और बाद में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, तब ऐसे कलर का ट्राई कलर फ्लैग जो है वो डिजाइन किया गया था और इसको नेशनलिज्म के सिंबल के तौर पे यूज किया जा रहा था। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये 3 कलर का फ्लैग होता था। ऊपर आप देखोगे नीचे रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो ग्रीन, येलो, रेड इस टाइप का होता था। ऊपर आप देखोगे तो 8 लोटस होते थे, 8 कमल के फूल हैं। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता था। साथ के साथ ऐसा क्रेसेंट मून होता था, नीचे आप देख पाओगे तो आधा मून, जो हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया था। फिर आने वाले टाइम में स्वराज फ्लैग गांधी जी ने जो डिजाइन किया था, जिसके बीच में चरखा होता था, ऊपर सफेद, हरा और केसरिया इस टाइप का हो जाएगा। सो 1921 गांधी जी हैं डिजाइन द स्वराज फ्लैग। ये वाले फ्लैग को नेशनलिज्म के सिंबल के तौर पे यूज किया गया। इसमें अगेन फिर वही रेड, ग्रीन और व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन था। बीच में स्पिनिंग व्हील है, चरखा है, जो गांधीयन आइडल को दिखाता है, सेल्फ हेल्प को, रूरल कल्चर को आप कह सकते हो, खादी के लिए। सो उस टाइम पे इस फ्लैग को कैरी करना, मतलब आप कह सकते हो कहीं पे भी कोई रैली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो नेशनलिज्म के सिंबल के तौर पे, और जो ब्रिटिश सरकार है उसकी डिफाइंस के तौर पे कि हम उसको नहीं मानते, उसके रूल को नहीं मानते हैं, तो इसको अपनाया जाता था। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट, जितनी ऊंचाई तक हम इसको लहरा सकते हैं, तो तिरंगे को लहराना, फ्लैग होस्टिंग करना, मार्च में ट्राई कलर को लेके जाना एक सिंबल बन गया था कि हमें अंग्रेजी जो सरकार है उसकी अवहेलना करनी है, डिफाइंस के तौर पे यूज करना है। इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक बहुत पॉपुलर प्रिंट है जिसमें उन्होंने जो है भारत माता को अपने सीने से लगा रखा है, यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग को कि ये हमारी माँ है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप के बहुत से पॉपुलर प्रिंट थे जो सेक्रीफाइस को दिखाते हैं, लोगों के अंदर और भी ज़्यादा उस फीलिंग को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। आने वाले टाइम में ये किया गया कि हिस्ट्री को जिस तरीके से लिखा गया है, हिस्ट्री तलवार की नोक पे लिखी गई है, तो उसको एक बार दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से चैप्टर्स हिस्ट्री के हटाए जा रहे हैं जो विवादकारी हैं, जिनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, जिनको ठीक करने की जरूरत है। बाय द एंड ऑफ 19th century, many Indian began feeling that to install a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently। 19th century तक आते आते इंडियंस के दिमाग में ये बात आ गई थी कि यदि हम लोगों के दिमाग में, लोगों के अंदर नेशनल यूनिटी की फीलिंग को जनरेट करना चाहते हैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हमें इंडियन हिस्ट्री को अलग तरीके से सोचना चाहिए।
ब्रिटिशर्स ने जो इंडियंस को देखा है उन्होंने ये बताया कि इंडियंस बहुत गंवार टाइप के हैं, बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, उनमें सीखने का वैसा नहीं होता है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट हैं। सो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अलग तरीके से देखा, जबकि इंडियंस ऐसे नहीं थे। ब्रिटिश सो इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। उनको लगा कि ये तो अपने आप को गवर्न कर ही नहीं सकते हैं, इनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, गंवार है। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अलग तरीके से देखा कि ये क्या ही देश चलाएंगे, इनको गवर्न करना ही नहीं आता है। इसके रिस्पॉन्स में इंडियन बिगिंग लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेव अचीवमेंट। जब ब्रिटिशर्स ऐसे सोचते थे तो इंडिया ने दोबारा से अपने पास्ट को देखा, अपनी अचीवमेंट को देखा, और वो जो एक छवि थी, धुंधली छवि थी, उसको ठीक करने की कोशिश करी। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम। पुराने टाइम में जितना भी डेवलपमेंट है उसके बारे में दोबारा से लिखना शुरू कर देते हैं। वो अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखते हैं। जैसे हम साउथ में जाएंगे तो हम बहुत ऐसे मंदिर देख पाएंगे, साउथ में क्या नॉर्थ में भी बहुत से ऐसे टेम्पल्स हैं जिनकी यदि हम आर्किटेक्चर को देखें तो साइंटिफिक सिस्टम भी फेल हो जाता है। इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, इतने सालों से मंदिर बने हुए हैं, इतनी अच्छी उस टाइम पे टेक्नोलॉजी होती थी। तो जब दोबारा से उसको देखा गया, ग्लोरियस डेवलपमेंट को देखा गया, तो अलग तरीके से देखा गया। हमने देखा कि हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इतने अच्छे भव्य मंदिर, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स हमने बना रखी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियंस बैकवर्ड थे, बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं थे, वो तो फॉरवर्ड थे। उन्होंने इतना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया है उस टाइम पे भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो वो अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दोबारा से देखते हैं। वो साइंस और मैथमेटिक्स को देखते हैं, जीरो की खोज यहाँ पे होती है। इतनी ज़्यादा पहले जो है वैद्य होते थे, मेडिसिन्स होती थी जिनसे इलाज करा जाता था। तो साइंस और मैथमेटिक्स को दोबारा से खंगाला जाता, तब ये पाया जाता कि हमने पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज करी हैं, हम बैकवर्ड नहीं थे। अपने रिलीजन और कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। इंडिया का एक यूनिक कल्चर रहा है जो ब्रिटिशर्स के आने के वजह से जो है धुंधला हो गया। तो दोबारा से अपने रिलीजन और कल्चर को देखा जाता है। लॉ एंड फिलोसफी को दोबारा से रिवाइव किया जाता है, पढ़ा जाता है। और क्राफ्ट एंड ट्रेड, हमारा जो क्राफ्ट और ट्रेड सिस्टम होता था वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता था। तो जब इन सबको दोबारा से देखा जाता है तो उस ग्लोरियस टाइम को याद किया जाता है और ये माना जाता है कि पहले हमारा पास्ट बहुत अच्छा रहा है, ये तो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से वो जो है डिक्लाइन हो गया है। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाई ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज। इंडिया को जब से कॉलोनाइज कर लिया गया उसके बाद हमारा ग्लोरियस पास्ट जो है धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता गया। अदरवाइज यहाँ पे बहुत अच्छा होता था। तो हमें ये हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है कि हम तो गंवार हैं, हम तो बैकवर्ड हैं। हमें तो अपने अचीवमेंट में प्राइड करना चाहिए, हम अपने जो है स्ट्रगल को याद करना चाहिए। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्री अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन द इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट। तो जितने भी ये हिस्ट्री थी ये लोगों के दिमाग में इस जोश को भरती हैं कि आप नेशनलिस्ट की फीलिंग को लेके आए। इंडिया बहुत अच्छी आप कहोगे कि कंट्री है, इसने बहुत ज़्यादा अचीव किया है पास्ट में, तो आपको उसमें अपने आप को गर्व करना है, ना कि अपने आप को निराश करना है। साथ के साथ आपको स्ट्रगल करना है एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। आपको अपने पास्ट में प्राइड करना है, साथ के साथ अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना है कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारा एक जो बड़ी खूबसूरत पास्ट था, एक कल्चर था, एक वो पूरा एक सिस्टम था, वो खराब हो चुका है। तो कैसे हम अपने आप को इस चंगुल से बाहर निकाल सकते, कैसे हम अपने आप को मतलब इससे बचा सकते हैं, अपने दोबारा से ग्लोरियस पास्ट को रिवाइव कर सकते हैं। तो इन एफर्ट्स करे जाते लोगों को यूनिफाई करने की। दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों को यूनिफाई करने में। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरिफाइड वाज हिंदू, व्हेन द इमेज सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, देन पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट। जब भी ऐसा होता था कि पास्ट को जब हमने देखा तो बहुत से हिंदू राजा रहे हैं, हिंदू इमेजेस को जब ग्लोरीफाई किया जाता था, देवी देवताओं को देखा जाता था, तो बाकी कोई कम्युनिटी नाराज हो जाती थी। तो प्रॉब्लम्स इसमें आई हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये भारत माता की फिगर है जो अबिंद्रनाथ टैगोर ने डिजाइन करी गई थी। यहाँ पे इसको त्रिशूल के साथ दिखाया गया, हाथ में देख पाओगे कि त्रिशूल है, एक तरफ लॉइन है, दूसरी तरफ एलिमेंट है। दोनों को पावर और अथॉरिटी की, हमारी पावर अपने हाथ में होना चाहिए, ऑथोराइज हम खुद हैं।
पावर और अथॉरिटी के तौर पे दिखाया गया है। सो फाइनल कंक्लूजन हम यहाँ से क्या कह पाएंगे नेशनलिज्म से, ए ग्रोविंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप। एक जो बढ़ता हुआ गुस्सा था कॉलोनियल सरकार के खिलाफ, उन्होंने अलग अलग ग्रुप को एक साथ लाने की कोशिश करी। सारी जो क्लासेज हैं एक साथ एक कॉमन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया उन्होंने 20th सेंचुरी में, और इंडिया को आज़ाद कराने में हेल्प करी है। कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस ने भी महात्मा गांधी की लीडरशिप में लोगों के गुस्से को एक प्रॉपर चैनलाइज करने की कोशिश करी है, और इसको एक आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज मूवमेंट में चेंज किया, जिसने आने वाले टाइम में आज़ादी की डिमांड करी। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनलाइज पीपल ग्रीवेंस इनटू ऑर्गेनाइज मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। शायद कांग्रेस पार्टी नहीं होती या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो ये गुस्सा अलग अलग जगह फूट के बंद हो जाता, उसको एक चैनल नहीं मिलता, वो एक ऑर्गेनाइज वे में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। तो कांग्रेस ने भी उस टाइम पे महात्मा गांधी की लीडरशिप में लोगों के गुस्से को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज किया है और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्ज ए नेशनल आइडेंटिटी। इन मूवमेंट की वजह से, इन फोकलोर्स की वजह से, कल्चर में प्राइड करने की वजह से, और लोगों को तरह तरह के सिंबल्स, चरखा होगा, तिरंगा हो गया, भारत माता की फिगर्स होगी, पिक्चर्स होगी, उनके माध्यम से लोगों में एक नेशनल यूनिटी की फीलिंग को डालने की कोशिश करी। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप एंड क्लास पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट विद वेरिड एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also mean different things to different people. हमने दोनों मूवमेंट में देखा था, सिविल डिसोबीडेंट में भी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी, कि पीजेंट्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आंदोलन में जरूर आ रहे हैं, लेकिन सबके लिए अपनी अलग अलग एस्पिरेशन होती थी। कुछ लैंडलॉर्ड से रेंट कम कराना चाहते थे, रिवेन्यू को ख़त्म कराना चाहते थे, तो लोगों के लिए आज़ादी का भी अलग ही मतलब था। कांग्रेस कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजोल्व डिफरेंसेज। कांग्रेस ने इन डिफरेंस को लगातार रिजोल्व करने की कोशिश करी और ये इंश्योर करने की कोशिश करी कि कोई भी ग्रुप जो है अपने आप को अलाइनेटेड फील ना करे, अलग थलग फील ना करे। कांग्रेस कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजोल्व डिफरेंसेज एंड इंश्योर दैट द डिमांड ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट अलाइनेट अनदर। कांग्रेस प्रॉपरली चैनलाइज करती है, कोई भी ग्रुप अपने आप को अलग ना समझे, सब अपने आप को यूनाइट समझे। दिस इज प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। The high point of Congress activity and nationalist unity were followed by the phase of disunity, इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स। कई बार ऐसा हुआ, हमने हिंदू मुस्लिम्स में देखा, शेड्यूल कास्ट में हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपस में फूट पड़ जाती है, आपस में लोग नाराज हो जाते हैं, अलग अलग ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन जो एंड निकल के आता था लास्ट में तो सब फ्रीडम ही चाहते हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट आया था वो बहुत अच्छा आया है। इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज अमर्जिंग वाज ए नेशन। अंदर क्या बिल्ट हो रहा था, कितने ही क्लैश है, कितने ही डिसएग्रीमेंट है, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है कि सबको अपना एक देश चाहिए, अपना एक नेशन चाहिए। विद मैनी वॉइस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, जिसमें बहुत सारी आवाज़ हैं, लेकिन सबके सब क्या चाहते हैं, सबके सब आज़ादी चाहते हैं, भारत को आज़ाद करना चाहते हैं। तो भले ही कितने क्लैश आए हो, कितने ही सोशल ग्रुप ने अपने आप को अलग समझने की कोशिश करी हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट आप देखोगे कि फाइनल रिजल्ट सबके लिए सेम ही था कि उनको आज़ादी चाहिए, भारत माता या भारत देश आप कह सकते हो कि वो आज़ाद होना चाहिए। तो ये था आपका लास्ट पार्ट नेशनलिज्म का।